हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मनोविज्ञान में टेस्ट 7 के जो 100 क्वेश्चन हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन था अपना, बालक के लक्षण बेवजह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाना, और आवेगपूर्ण क्रिया करना, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करना, कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाना। ये किसके संकेत हैं? तो इनको, ये जो संकेत लिखे हुए हैं 4-5 जो भी, इनको कहा जाता है अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार। जैसे केंद्रित नहीं रह पाना, ये अवधान न्यूनता हो गया, और आवेगपूर्ण क्रिया करना मतलब अति सक्रियता विकार। ये जिसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे, एडीएचडी बच्चों की विशेषताओं में भी ये चीज रहती है। तो जब भी ये प्रश्न आपने पढ़ा है जैसे पहला, और यहाँ से आपको ये चीज समझ में आए कि बच्चों में इस तरह की समस्या भी हो सकती है, और तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका उसी को मान सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ADHD बच्चों की विशेषताएं। तो एक तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ADHD का मतलब क्या है। एक का मतलब हो गया अटेंशन, अटेंशन हो गया। फिर यहाँ डी लिखा हुआ है, डी का मतलब है डेफिशिट, यानी डेफिशिट का मतलब हो गया कम होना। इसके बाद वापस से एच है, एच का मतलब होता है हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता। और लास्ट में है डी, और इसका अर्थ होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब वहां पर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की समस्या है। तो एडीएचडी बच्चों की विशेषताओं में क्या क्या चीजें आ जाएगी? तो एक तो हो गया जैसे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, यानी डेफिसिट, अटेंशन है जो वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है। फिर अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी, इसको अति सक्रियता कहते हैं। और आवेगशीलता, आवेगशीलता का मतलब हो गया ये जहाँ हम देखते रहते हैं ना, अनाप शनाप बोलना है या आवेगपूर्ण क्रिया, या कोई ऐसा मतलब एकदम से उफन्ना कहते हैं जिसको अपने यहाँ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ऐसे बच्चों की विशेषताओं में तीनों सही हो जाएंगे। मतलब न वो ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, बहुत ज्यादा अति सक्रियता उनमें होती है, आवेगशीलता होती है। तीसरा क्वेश्चन है, पियाजे के ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था विजय पाने से संबंधित है। तो वो वस्तु पर विजय पाना है जो प्रथम अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन है वो सही आंसर है। फिर चौथा क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए उसने कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन है वो किस अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है, किस तरह से ये चीज है। तो यहाँ जैसे नूर का कथन है वो आदान प्रदान अभिविन्यास, तो कौन सा हो गया? आदान प्रदान। भाई कल मैंने दिया था और आज आप दोगे, ठीक है, इस तरह से आदान प्रदान हो गया। और इसको हम किस वे में कहेंगे? तो लंच बॉक्स की इनकी बात हो रही है, यानी कि अवस्था कौन सी हो गई? परंपरागत अवस्था हो गई। तो यहाँ पर आदान प्रदान और परंपरागत, परंपरागत चौथे ऑप्शन में है, तो फिर ये चौथा ऑप्शन अपना इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होगा? तो निकटस्थ विकास की बात करें तो बच्चे को बाह्य जगत का मानसिक निरूपण है, ऐसी व्यवहार श्रृंखला जिसमें बच्चा अपने साथियों के साथ सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, वो निकटस्थ विकास में नहीं आएगा। फिर ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है, कुल मिलाकर प्रक्रिया में है अगर, तो फिर वो निकटस्थ विकास क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। छठा क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता है, वो किस बालक की विशेषता है? तो यहाँ पर देखो, सामान्य और इनमें से कोई नहीं, ये तो हट जाएंगे। लेकिन जब भी हम कभी इस तरह का प्रश्न पढ़ते हैं तो एग्जाम में हमारे सामने दो ऑप्शन रहते हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं। एक जैसे यहाँ समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, तो अब योग्यता है वो प्रतिभाशाली में भी रहेगी, सृजनशील में भी रहेगी। वातावरण के दोष, कमियां और रिक्तियां, उनके प्रति सजगता निश्चित रूप से, क्योंकि प्रतिभाशाली का मतलब यही है। लेकिन जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे उस समय इन दोनों में हमें बेस्ट का चयन करना है इन चीजों के लिए। जैसे एक हो गया अर्थ को, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमियां और रिक्तियों के प्रति सजगता। सृजनशील बालक में यह ज्यादा रहेगी, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक बहुत सी बार ऐसे हो सकता है कि वो कमियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, रिक्तियों के प्रति सजगता नहीं दिखाए। तो यहाँ जो सही उत्तर होना चाहिए अपना एग्जाम के लिए, ऐसे प्रश्नों को आपको स्पेशल नोट करके चलना है कि ये परीक्षा में आता है। तो क्योंकि जब जहाँ पर इस तरह की समस्या कह सकते हैं जिसको हम 50-50 की कॉल रहती है बहुत सारे क्वेश्चन में, वो अगर अपने पक्ष में जाती हैं तभी हैं हम वहाँ मेरिट में जो थोड़े ज़्यादा नंबर ला पाते हैं या बाकी स्टूडेंट से आगे रह पाते हैं। नहीं तो 50-50 की कॉल अगर नेगेटिव चली गई अपनी, तो वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है,
एक आकलन विधि जिसमें विद्यार्थी को अपने प्रदर्शन पर सही अवसर पर प्रतिपुष्टि दी जाती है। इकाई यूनिट विषय के अंतर्गत, विषय के अंत में नहीं, मतलब हाथों हाथ जो दी जाती हैं उसको आप क्या कहेंगे? तो अधिगम हेतु आकलन है। अधिगम हेतु आकलन का मतलब हो गया, जैसे आप आपने जो जब भी आप एसटीसी वगैरह कर रहे हैं अगर, तो एसटीसी या बीएड है तो इसमें अपने एक लेसन प्लान वाला सिस्टम होता है, और उसमें क्या करते हैं, जब भी कोई विद्यार्थी है जैसे उसने लेसन प्लान बनाया तो उसमें एक टॉपिक होता है प्रस्तावना कौशल का। प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं, कौशल तो है ही है, प्रस्तावना प्रश्न। और उसमें 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन में शुरू के जो 1 से लेकर 3 तक के जो क्वेश्चन होते हैं या 4 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं इस तरह के, जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर है वो बालक आराम से दे पाता है, और उसको हाथों हाथ जो प्रतिपुष्टि भी मिलती जाती है कि हाँ बढ़िया है। उसके बाद उसी के आधार पर और थोड़ा सा उससे हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसा होता है, वो उस क्वेश्चन के आंसर में वो लेसन पढ़ाया जाता है, और उसी को हम अधिगम हेतु आकलन कह सकते हैं कि कहाँ तक का नॉलेज है और कहाँ से आगे में बताना है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर ध्यान दे तथा कूट संकेतों के आधार पर आपको आंसर देना है। 8वां क्वेश्चन। अब यहाँ पर जैसे परिणामवादी है, कल्पना पर आधारित, परिणामवादी कल्पना का आधार भौतिक होता है। जहाँ परिणाम की बात हो रही है तो बिल्कुल सही है ये। परिणामवादी कल्पना में कार्य परिणाम के बाद व्यक्ति को आनंद की अनुभूति, निश्चित रूप से दूसरा जो कथन है वो भी सही है। परिणामवादी कल्पना में व्यक्ति का मस्तिष्क पूरी स्वतंत्रता के साथ कार्य नहीं करता है, क्योंकि वहां पर जो भौतिक जो चीजें हैं उनका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रह सकता। यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही माने जा सकते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है अपना, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं, किस मामले में है वो भिन्न होते हैं देखना। वृद्धि विकास के सिद्धांत, अभिप्रेरणा है, विकास की सामान्य क्षमता है, विकास की दर समान, गति भिन्न। यानी कि एक दूसरे से विकास की दर समान हो इस मामले में भिन्न होते हैं, और गति निश्चित रूप से विकास की दर है जो अलग अलग होती है हर एक विद्यार्थी की। इस कारण से यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है? किसको अनिवार्य नहीं माना जाता है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में? तो भौतिक पर्यावरण, तो भौतिक पर्यावरण का मतलब वातावरण परिवेश हो गया, ये अनिवार्य है। जैविक परिपक्वता निश्चित रूप से अनिवार्य है। सामाजिक पर्यावरण का अनुभव जरूरी है। संयोजन है वो इसमें अलग हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है, सामान्य अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है, तो किसको माना जाएगा? स्थायी परिवर्तन कहा पूछा गया है। चुनौतियां सुदृढ़ीकरण है, चुनौतियां अनुभव है, अभ्यास चुनौतियां हैं, अभ्यास के साथ साथ यहाँ पर अनुभव है। तो अभ्यास और अनुभव अगर एक जगह है तो अधिगम में सामान्यतः वहां पर एक स्थायी परिवर्तन की संभावना रहेगी। पहला हो गया मतलब अभ्यास, अभ्यास का मतलब हो गया किसी प्रकार का प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, दोनों अगर। अब एग्जाम में जो 11 नंबर का प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना, वैसे तो रिसेंट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हमें बहुत अच्छे से ऐसे प्रश्नों को मतलब बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर अभ्यास चुनौतियां हैं, अब चुनौतियां और अनुभव है, इन दोनों में से आप स्थायी परिवर्तन के हिसाब से क्या बात करेंगे, तो अनुभव ही ज़्यादा बेस्ट होगा। ऐसे आपको समझ के इनको याद रखना है। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमताएं। अधिगम अक्षमताएं हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती है इन 4 ऑप्शन में से? तो वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति में इनकी कोई भूमिका नहीं है। नहीं लिखा है मतलब नेगेटिव बात है। पठन अक्षमता के पर्याय तो नहीं कह सकते। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। कहीं ना कहीं अधिगम अक्षमताओं की संभावना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, सामान्य में ये नहीं पाई जाती, तो फिर जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो अधिगम करते ही जाते हैं और बहुत आगे, बहुत हाई लेवल पर वो चले जाते हैं। तो ऐसी संभावना निश्चित रूप से तीसरा ऑप्शन है वो अधिगम अक्षमताएं है, उसको बहुत अच्छे से हमें हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती हैं, तो परिवर्तनशील होती है भाई। बहुत सी बार है जो अधिगम में जो बहुत सारे अक्षम बच्चे होते हैं या थोड़े कमजोर टाइप के बच्चे होते हैं, उनको भी प्रैक्टिस है, जैसे उनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाए अगर, तो फिर वहाँ संभावना बनती है, वो सीख जाते हैं चीज़ों को। 13वां क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुनर्बलन अनुसूची कौन सी है? तो सतत है, निश्चित अनुपालन है, निश्चित अंतराल है, परिवर्तनशील अनुपात पुनर्बलन। जिस तरह की जहाँ आवश्यकता है उस तरह का पुनर्बलन दिया जाए तो उसको सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलन कहा जाएगा, परिवर्तनशील अनुपात पुनर्बलन।
आगे बात कर रहे हैं हम मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण निर्भरता में सुधार होता है। तो यहाँ तो सीधा सा आंसर है जो मौखिक है वो इससे जुड़ा हुआ है। अवस्थाओं में किसके निर्धारण मतलब मौखिक निर्धारण निर्भरता में सुधार होगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बात आई है दूसरों को नियंत्रित करने की, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका शक्ति। नेक्स्ट है अनुभव जनित शिक्षा की अवधारणा का संबंध किससे। अनुभव जनित में जॉन डीवी का नाम सबसे पहले आता है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। 2 से 8 साल की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में प्रेरक सामाजिक भावनात्मक संज्ञानात्मक और थोड़ा सा इसको पेज को इधर लेते हैं और शामिल होते हैं, मतलब कि प्रेरक हैं सामाजिक भावनात्मक संज्ञानात्मक और इनके साथ साथ और भाषाई कौशल है जो इसमें शामिल किए जाने चाहिए। सामाजिक हो गया, भावनात्मक संज्ञानात्मक हो गया, साथ ही साथ जो भाषाई कौशल भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं 2 साल से 8 साल तक के आयु समूह के बच्चों के विकास के पैटर्न में। नेक्स्ट है प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुकरण करता है और उसे हम क्या कहते हैं, समान रास्ता मतलब रेखीय अभिक्रमित। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें अगर जैसे पहला हो गया शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन में, छात्रों के मूल्यांकन में शिक्षण कार्य कर्मी होना चाहिए हमसे। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि मूल्यांकन में आएगा उपचारात्मक में आएगा ये, और निश्चित रूप से जो मूल्यांकन शिक्षण कार्य करने वाले का भी आएगा, तो फिर यहाँ पर चौथा ऑप्शन है जो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग माना जा सकता है। तो बालक ने अध्यापक की कक्षा में क्या सीखा इसका परीक्षण करना। अभी हमें अभिक्षमता परीक्षण की बात करनी, तो ये गलत है। बालक के गणित के मानकों का निर्धारण नहीं है। बालक के चिकित्सा व्यवसाय में सफल होने का परीक्षण करना, निश्चित रूप से वो उसमें अभिक्षमता है, तो फिर वो सफल हुआ या नहीं हुआ, यानी तीसरा ऑप्शन है जो सही है। 21वां है कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भावी अनुशासन मतलब आने वाले समय में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए, तो जो चाहे करने दे, गलत है बिल्कुल। छात्रों के साथ कठोर व्यवहार गलत है, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने दे, निश्चित रूप से ये ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। एक बालक समान कक्षा में कई साल तक रहता है, किस प्रकार का विशिष्ट बालक है। तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ा बालक है, पिछड़ गया है क्लास में, ऐसे भी कह सकते हैं। बाकी जिनको जो फेल हो जाते हैं ऐसे बच्चे या बहुत अच्छे समझ में नहीं आती, तो उनको साइकोलॉजी की टेक्निकल भाषा में उनको पिछड़ा बालक कहा जाता है। अभिप्रेरणात्मक चक्र के सही क्रम का चयन कीजिए। मोस्ट प्रश्न के अंतर्गत इसको आप शामिल कर लीजिए, ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। कहीं ना कहीं एकदम से मोस्ट प्रश्न ये रहेगा आपका। और आवश्यकता सबसे पहले नंबर पे, फिर चालक, फिर प्रोत्साहन, फिर पुरस्कार, यानी कि तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, कोई एक सूत्र बना के, जैसे एक टेक्निक होती है, हम जो भी शब्द याद करने होते हैं क्रम से अगर हम याद करने होते हैं, तो उनका फर्स्ट लेटर होता है, मतलब पूरा शब्द है उसका प्रथम अक्षर होता है, उसको मिला के और हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी टेक्निक है आपको लगानी चाहिए और इसको पक्का याद रखना है। नेक्स्ट है एक बालक को रंगीन कागज के वक्रीय आकार के छोटे छोटे टुकड़े काट कर दिए गए तथा उसी के बारे में सोचने के लिए कहा गया जिसका कि वह हिस्सा है। ये परीक्षण है जो क्या कहलाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको हम चित्र निर्माण परीक्षण के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है रंगीन कागज हैं और वहाँ पर कोई एक फोटो बनाया जा सकता है उसका, तो उन टुकड़ों को जोड़ के और वो कोई एक चित्र बना सकता है। 25वां क्वेश्चन है 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि बौद्धिक विकास है जो 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक पूरा हो जाता है। और एक बात बताता हूँ मैं, जब वैसे आप लोगों ने मनोविज्ञान पढ़ना शुरू कर दिया है तो आपने देखा होगा मनोविज्ञान का कोई भी टर्म है वो स्थायी नहीं है, मतलब उसकी हर एक विद्वान ने अलग अलग परिभाषा दे रखी है, हर सदी में अलग अलग तरीके से प्रयोग हुए हैं। आज भी मनोविज्ञान पर बहुत सारे अनाप शनाप प्रयोग किए जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूलभूत कुछ चीज़ें नहीं बदलेगी, बाकी बहुत सारी चीज़ों की संभावना पूरी है कि उनमें बदलाव अपेक्षित है। बहुत सारे विद्वान हैं जो अलग समय बताते हैं, बहुत सारे फिर अलग बताते हैं,
तो ये अपने अपने सार हैं। हमें अभी जहाँ किसी विद्वान का नाम लेकर अगर प्रश्न पूछा गया तो उसके हिसाब से, नहीं तो जो सामान्य मनोविज्ञान में जो चीज़ें हैं उस हिसाब से आंसर देना है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम 26वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 26वां क्वेश्चन, कक्षा में एक अध्यापक बालक को 3 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर पुरस्कृत करता है। अध्यापक द्वारा कौन सी पुनर्विलन योजना का प्रयोग किया गया? देखो यहाँ पर आंसर दिया गया कितने प्रश्नों का? 3 प्रश्नों का। 3 प्रश्नों का आंसर दिया गया, इसका मतलब हो गया एक निश्चित अनुपात पूरा करने के बाद उनको पुनर्बलन दिया जा रहा है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए, क्योंकि निश्चित अनुपात का मतलब हो गया जैसे ही बच्चा है जो 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहा है उसको पुनर्बलन मिल रहा है। आगे 27वां क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास की अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से सही आना चाहिए किशोरावस्था। प्रत्येक समस्या को पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को आइसक्रीम दी जाती है। यह किस रूप में काम करता है? तो कहीं ना कहीं अगर आइसक्रीम की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक पुनर्बलन के अंतर्गत इसको शामिल किया जा सकता है। और नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के, तो यहाँ पर क्या बात की गई है? अवलोकनीय व्यवहार। व्यवहार मतलब व्यवहारवादी। कुल मिलाकर यहाँ दूसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है जो कौन सी है? देखो, वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो आपको विकासीय विधि का उपयोग करना पड़ेगा। तो 30वें में है जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम और नेक्स्ट है अपना 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 31वां वैसे कर लिया होगा, मतलब बहुत अच्छे से। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण एकीकरण। बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा आपने। 32वां क्वेश्चन है, एबिंगहास ने किस विधि का प्रयोग किया था? तो एबिंगहास की विधि की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बचत वाला ऑप्शन है, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है। एक प्रतिभाशाली बच्चा निम्नलिखित में से किन विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं आया है यहाँ पर? आलोचनात्मक विश्लेषण, अनुरूपवादी रवैया, उच्च उपलब्धियां और उच्च बुद्धि। तो इनमें से कोई एक चीज है उसको प्रतिभाशाली बालक है वो कहीं ना कहीं नहीं बताएगा। तो उच्च बुद्धि सही है, उच्च उपलब्धियां भी रहेगी, आलोचनात्मक विश्लेषण करेगा। अनुरूपवादी मतलब किसी और के हिसाब से काम करना, अनुरूपवादी वो नहीं रहेगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। और नेक्स्ट 34 है। 34 में है, कार्ल यूंग ने पहली बार वर्ड एसोसिएट टेस्ट 1909 में किया था ये। तो ये तो आप याद रख लेंगे। कोल्ब के अनुसार आपने जो कुछ सीखा है उसे निम्नलिखित में से किस चरण में अपनाया जा सकता है? तो कोल्ब ने सक्रिय प्रयोग, निश्चित रूप से यहाँ आपने जो सीखा है उसका आजमाने की बात है तो वो प्रयोग में आ जाएगा, सक्रिय प्रयोग, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक परिणाम है कौशल? आप में स्किल आएगी, वो कहीं ना कहीं आपके अधिगम की रिजल्ट के रूप में रहेगी। अधिगम का वो परिणाम रहेगा स्किल। नेक्स्ट है 37 में है, शब्द सामंजस्य इससे रिलेटेड है। बुद्धि, अक्लमंद है तो वो बैलेंस कर लेता है, सामंजस्य बिठा लेता है, ऐसा हम बात भी करते हैं। तो सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सीखने का नियम कौन सा नहीं है? नहीं है शब्द आया है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्नों में थोड़ी सी गड़बड़ होने की संभावना रहती है। तो सीखने का नियम देखो, ये है जो आपने ऐसे याद कर रखा होगा ताप से, ना, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। मैं मतलब ऐसे याद करता हूँ बहुत सारी चीजें, तो जैसे भी आपने याद कर रखा हो तो तत्परता उसमें आएगा, प्रभाव भी आएगा, प्रतिक्रिया उसमें नहीं आएगा। व्यायाम निश्चित रूप से आएगा। व्यायाम, यहाँ व्यायाम लिखा हुआ है शब्द, यहाँ सही शब्द आ जाएगा अभ्यास। आगे है 39 है। 39 में जो प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। प्रदर्शन बुद्धि अगर आपको मापनी है, प्रदर्शन शब्द आया है तो फिर कहीं ना कहीं चित्र व्यवस्था है जो सही आ जाएगा। और 40वां क्वेश्चन है, E.L. थॉर्नडाइक ने किस प्रकार के अधिगम का प्रस्ताव रखा था? मतलब थॉर्नडाइक की जो बात थी वो किससे रिलेटेड थी? तो थॉर्नडाइक का मतलब बिल्ली, यानी अनुबंध, प्रभाव अनुबंधन, इफेक्ट कंडीशनिंग के अंतर्गत है जो थॉर्नडाइक का प्रयोग था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों के संबंध में जो सही नहीं है? ये आपको पता लगाना है 41 में। तो विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, ये तो सत्य है। विकास विशिष्टता से नहीं, सामान्य से विशिष्टता, मतलब दूसरा ही ऑप्शन है जो यहाँ पर सही हो गया आपका।
नेक्स्ट है, किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है। कहीं ना कहीं बालक है जो इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। तो ये आपको भी बहुत अच्छे से ये चीज़ है जो ध्यान देनी है, ये आपकी खुद की पढ़ाई में काम आ सकती है चीज़। शिक्षण सूत्र है बालक में रुचि जागृत होती है। देखो, पूर्ण से अंश, विशेष से सामान्य, आगमन से निगमन, ये ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप जानते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके आधार से शुरू करके और किसी और चीज को जो कि आप नहीं देख पा रहे हैं, अमूर्त है, उस तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो वहां पर आपको इंटरेस्ट आएगा निश्चित रूप से। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है और आप अपनी पढ़ाई में भी इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपने पढ़ा है या आप अपने आसपास में उन चीज़ों को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप जब भी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से और डीप पढ़ने में आपका मन करेगा। 43 है, 43 में है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। तो यहाँ पर आया है, देखो संरचनावादी ढांचे की बात कर रहे हैं तो यंत्रवत याद करना तो गलत हो गया, अनुबंधन नहीं है, प्रबलन नहीं है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। यानी कि कौन सा क्वेश्चन सही हो गया? ऑप्शन सही हो गया चौथा। नेक्स्ट है 44, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। तो आगे इस लाइन को पूरा करना है। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट नहीं है, अनदेखी करना चाहिए, तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत उल्टी बात हो गई, जो बालक गलती कर रहा है वो उसकी अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कैसे है? तो हम ऐसे कहते हैं ना कि गलती करके ही सीखता है बालक। या भ्रांत धारणाएं, बालक ने पहले से कोई ऐसी धारणा मन में बना रखी है, फिर वो धारणा उस अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बढ़िया काम करती है, क्योंकि वो जैसे उसने कोई एक धारणा बना रखी है उसके दिमाग में है। अब जब शिक्षक उसको पढ़ा रहे हैं तो उस धारणा के आधार पे ही वो जो नया अपने माइंड में कनेक्शन बनाएगा, वो धारणा जो छूटेगी कहीं ना कहीं और नई चीज़ है वो सीखेगा। तो महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है इसको। नेक्स्ट है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए? तो एक बच्चों को संकेत देना हो गया, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये है जो पहाड़िया ढांचा या स्केप होल्डिंग जो भी शब्द आया था। तो मतलब कि चौथा ऑप्शन आपका इस प्रश्न में सही है। और जब भी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है, जैसे संकेत देना हो गया, तो ये क्या है, चीज़ें पहले से फिक्स हैं। जैसे कंप्यूटर में कोई गेम का नाम लूँगा तो गलत हो जाएगा, बाकी कंप्यूटर में खूब गेमिंग होती है वैसे। तो गेम में जैसे जो पहले से ऐसे स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ सा रहता है, उसमें इस तरह से स्टेज टू स्टेज होता है, जैसे फर्स्ट है आपने कंप्लीट कर लिया तो सेकंड है, थर्ड है। तो इसी तरह से एजुकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अपने टेस्ट वगैरह हैं या ये, तो ये स्केप होल्डिंग के रूप में ही काम करते हैं। आपको वहाँ पर जैसे एक संकेत मिल गया कि आपको ये काम करना सीखना है, उसके बाद आप जहाँ पर भी समस्या महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर सहयोग मिल जाता है। तो पहाड़िया ढांचा या फिर स्केप होल्डिंग कहलाता है। 46 में है अधिगम का पठार। तो पठार आपने टर्म है जो ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, प्लेट्यू जिसको कहते हैं। और यहाँ पर अधिगम में हम अगर पठार की बात करेंगे तो अधिगम में अवरुद्ध वर्धन अधिगम का पठार कहलाता है। मतलब कि सीखने की गति का बहुत धीमा हो जाना या न के बराबर हो जाना, वो कहलाएगा अवरुद्ध वर्धन। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लग जाता है, तो कौन सा अनुबंधन हो गया है? तो कहीं ना कहीं वो इनको देखकर अनुक्रिया कर रहा है, तो अनुक्रिया सामान्यीकरण के अंतर्गत वो आ जाएगा। नेक्स्ट है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रोयम क्रो का बहुत ही शानदार फेमस डायलॉग है। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं ये शब्द जो इम्पोर्टेंट है, मौलिक परिणाम। मौलिक परिणाम आना चाहिए। मौलिक का मतलब हो गया जो सृजनात्मक बालक होगा वो किसी की कॉपी नहीं करेगा। 49 पे बात करते हैं भाषा। भाषा क्या है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर कि भाषा क्या है। हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है जो यहाँ सही है, और बाकी को भी देख लेते हैं। जैसे विचार प्रक्रिया को निर्धारण नहीं, फिर प्रभावित नहीं, पूरी तरह से नियंत्रण करती है, पूरी तरह से भी नियंत्रण नहीं कर सकती है।
और 50वां क्वेश्चन है रोरशाक परीक्षण है। रोरशाक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। तो रोरशाक वैसे आप जानते हैं प्रक्षेपण के अंतर्गत आता है, हर्मन रोरसा वाला परीक्षण। तो इंकफ्लोट वाला, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 51, हमें जन्म में मिली विचार और तर्क करने की योग्यता, जो योग्यता सूचक प्रक्रिया की सीमा है उसको हम क्या कहेंगे। तो देखो, विचार और तर्क करने की योग्यता, योग्यता सूचना प्रक्रिया की सीमा है तरल बुद्धि। यहाँ पर सही आंसर आएगा अपना दूसरा ऑप्शन। 52 में है अलग अलग भागों में परिवर्तित के बजाय पूर्ण संगठित संवेदीय पद्धति को महसूस करना मानवीय स्वभाव है। ये कौन से इसके अंतर्गत आएगा, तो ये पूर्ण की बात आ गई है। कुल मिलाकर तो कहानी ही खत्म है इसके बाद, तो गेस्टाल्ट यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सही मेल नहीं खाता है। तो बायां गोलार्ध शाब्दिक कार्य संवेग नियमन, दायां गोलार्ध बोध कार्य संवेग नियमन, हाइपोथैलेमस संवेग नियमन, ये आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा। थैलेमस है तर्क संवेग नियमन, तर्क नहीं होता है इसमें, तो गुस्सा एक्साइटमेंट वगैरह चीजें आती हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन है वो है जो मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मूव करते हैं इधर। 54वां क्वेश्चन, और 54वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक बार यह सुनिश्चित होने के बाद कि बालक में दृष्टि बाधिता है, उसका आगे का आकलन किस तरह से होना चाहिए, यह पूछा गया है। तो बुद्धि परीक्षण शैक्षणिक आकलन नहीं होगा, प्रकार्यात्मक दृष्टि का परीक्षण होगा, क्योंकि बात आ गई है दृष्टि की, तो दृष्टि शब्द यहाँ पर भी हमें चाहिए। 55वां है, वह व्यक्ति कौन था जिसने व्यक्तिगत भिन्नता का प्रथम बार अध्ययन किया था। तो व्यक्तिगत भिन्नता का गाल्टन ने किया था सबसे पहले, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है 56 में, सीखने का स्थानांतरण है। सीखने के स्थानांतरण के अंतर्गत किसको है जो शामिल करेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी गई तकनीक का उपयोग, सीखी गई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग, वो है स्थानांतरण। अन्य परिस्थिति में प्रयोग मतलब कि एक जगह से उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करना, यूज करना। मापन की भूमिका है वस्तु को संख्या प्रदान करना, ठीक है, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, यानी सभी आ जाएंगे। कुल मिलाकर तीनों एक ही जैसी लाइनें हैं। और 58वां क्वेश्चन है, किशोरों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। किशोरों की शिक्षा के लिए तो कहीं ना कहीं हम अगर बात करें, आदर्श शिक्षा है जो किशोरों के लिए आवश्यक रहेगी, बाकी चीजें ऑटोमेटिक उसमें शामिल रहेगी। नेक्स्ट है सबलीकरण है। सबलीकरण के अंतर्गत क्या शामिल होगा, ये बात कही गई है यहाँ पर। तो सबसे पहला है, जैसे सबलीकरण का मतलब हो गया उद्दीपक जो उस अनुक्रिया की आवृत्ति को बढ़ाता है। अनुक्रिया की आवृत्ति को बढ़ाता है मतलब वो एक तरीके से सबलीकरण है, सम्मेलन है। पहला ऑप्शन ही इसमें सही है। नेक्स्ट है, अशिक्षित व्यक्तियों की मानसिक योग्यता को मापने के लिए कौन सा बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, अशिक्षित हैं तो क्रियात्मक परीक्षण है जो सही हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर शाब्दिक हैं, वो चीज़ें भी उनके काम आ जाएगी। नेक्स्ट 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है। तो अल्बर्ट बांडुरा से रिलेटेड व्यवहार को जानना, प्रत्यक्षीकरण सही है। व्यवहार का स्मरण इसमें नहीं आता, बाकी स्मृति को क्रिया में बदलना, अभिप्रेरणा, ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, फ्रायड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्नलिखित में से पियाजे के किस चरण में रखी जा सकती है। हाँ, पियाजे ने उसके बारे में क्या कहा था, मतलब जो फ्रायड ने इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की अवस्था बताई थी उसके बारे में। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पियाजे मानते हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने का समय। नेक्स्ट है, हरी IAS की परीक्षा देना चाहता है लेकिन असफलता से चिंतित भी हो रहा है, वो किस उपागम में है। तो किस द्वंद्व में है। देखो, मैं उपागम शब्द बोल गया, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उपागम आना चाहिए। देखो, ये वैसे आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको देख लेते हैं, बहुत ईजी है। परीक्षा देना चाहना अच्छी बात है, जो अच्छी बात है उसको उपागम माना जाता है। और असफलता से चिंतित, तो चिंता करना, फालतू की असफलता की बातें करना, तो ये है जो कहीं ना कहीं परिहार के अंतर्गत आएगा, नेगेटिव के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है जो सही है। अब आप कहीं भी इस तरह का, यानी 63 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप कोई नेगेटिव चीज देखते हैं, मतलब कि प्रश्न है उसमें नेगेटिव चीज लिखी हुई है, तो उसके लिए शब्द यूज होगा परिहार। और पॉजिटिव अगर लिखा हुआ है, पॉजिटिव अगर लिखा हुआ है तो उसके लिए आप यूज करेंगे उपागम शब्द, ऐसे।
65 आगे क्वेश्चन नंबर। और यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में हम नहीं मान सकते हैं। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं है, पहला ही है, यहाँ पर नहीं मानने में आ जाएगा। अन अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, पक्का याद रखना, यहाँ से बहुत बार है जो साइकोलॉजी के प्रश्नों में चुकाया जाता है बच्चों को। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, बिल्कुल प्रक्रिया है, ये ही सबसे बड़ी बात है। इसको जिस विद्यार्थी ने समझ लिया वो विद्यार्थी है जो कोई भी परीक्षा हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसको बहुत अच्छे से क्रैक कर लेता है। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे टारगेट बना लेते हैं कि हाँ भाई इसमें सेलेक्ट होना है और ये है वो है जो भी है। कहीं ना कहीं हम जो एक प्रक्रिया है उसको अगर पॉजिटिव वे में ऑन रखते हैं, मतलब वो चलती रहती है, तो एक दिन है जो वो टारगेट भी हम हासिल कर लेते हैं। अभी जैसे आपका ये टेस्ट शेड्यूल वाला जो सिस्टम बना रखा है हमने, वो एक प्रक्रिया है कि आप प्रक्रिया में आपको क्या करना है कि आप 10 12 15 दिन तक जो वो एक निश्चित आपके पास जो सिलेबस है उसको पढ़ रहे हैं, फिर उसका टेस्ट दे रहे हैं, फिर वापस से अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि मैं कहाँ पर व्यक्तिगत रूप से हैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टेस्ट में वहाँ पर संशोधन करना है। जो विद्यार्थी बहुत पॉजिटिव लेते हैं ऐसी प्रक्रिया को, वो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा फायदे में भी रहते हैं। तो ये सही है उसमें। और सीखना कुछ ऐसी चीज़ें जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्न में से किसका मिलान सही है। तो सही पूछा है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब नहीं शब्द नहीं आया है। तो शारीरिक विकास, वातावरण फर्क नहीं पड़ता है, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता फर्क नहीं पड़ता, सामाजिक विकास सबसे बड़ी बात है। आपका इन्वायरमेंट जैसा होगा, जैसे आप समाज में बहुत अच्छे से सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं या जो भी सामाजिक जो चीज़ें हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आपका इन्वायरमेंट है जो आपके सामाजिक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक अच्छे जैसे ये आप जब भी समझ रहे होंगे तो इसे समझ लो, संवेगात्मक विकास का मतलब एक छोटा बच्चा है जैसे परिपक्व नहीं है, लेकिन संवेगात्मक रूप से मजबूत भी हो सकता है और कमजोर भी हो सकता है। एक अच्छे प्रश्न की विशेषता कौन सी होनी चाहिए। तो हाँ या ना प्रकार, प्रतिध्वनि, पुष्टि कारक प्रश्न, मतलब उसकी पुष्टि की जा सके, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं, गलत है ये तो। 68वां जो प्रश्न है, मतलब इसमें क्या पूछा गया है, यह कथन ठीक नहीं है, गलत है, मतलब सीधा ही तीसरा ऑप्शन है जो हम सही मान सकते हैं इसमें। और क्या लिखा है जो देख लेते हैं। ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है, पड़ता ही है ये। जहाँ वातावरण पॉजिटिव है वहाँ पर बहुत सारे जो औसत बुद्धि के बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया कर जाते हैं, जहाँ पर नेगेटिव वातावरण है तो कहीं ना कहीं समस्या आती है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, इस पर चर्चा करते हैं। यह हमसे पूछा गया है, गलत नहीं है, मतलब जो सही है वो पूछा है, यानी इस तरह से प्रश्न की लैंग्वेज है जो कभी कभी समस्या करती है। तो सही ढूंढना इसमें आपको, क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों को सामान्यकृत नहीं किया जा सकता। अगर क्रियात्मक है तो वो सामान्यकृत कैसे होंगे, यानी कि वो गलत नहीं है, पहला ही है जो सही है। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों सामान्यकृत किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम पर विश्वास, क्या बात कर रहे हो, क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम हमेशा वैध होंगे ये भी 100% गारंटी नहीं है, तो पहला ही सही है। आगे 70 नंबर पे है, शेल्डन ने मनुष्य का 3 अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। फुटबॉल खिलाड़ी की बात की है, मतलब मेसोमॉर्फ है, फुटबॉल खिलाड़ी है जो मेसोमॉर्फ के अंतर्गत आएगा। आगे 71 है, व्यक्तित्व चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है, बचपन के प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। ये बात किसने कही थी, सिगमंड फ्राइड ने। तीसरा ऑप्शन सही है। और 72 में हमसे पूछा गया है, अधिगम विकलांगता वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या आमतौर पर प्रकट होती है। तो अधिगम विकलांगता की बात कर रहे हैं, शारीरिक स्फूर्ति की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, सामाजिक अवरोधन नहीं है, वाक समस्या भी नहीं आएगी, दाएं बाएं उन्मुखीकरण समस्याएं, ये कहीं ना कहीं समझना चाहिए हमें। अधिगम विकलांग है और उसमें जो समस्या आएगी उसमें उन्मुखीकरण की समस्या आएगी, लेफ्ट राइट। एक 12 साल का बच्चा ये समझता है कि एक मेज का वचन वही रहता है चाहे वह दाईं ओर हो या उल्टी हो। उसने किस सिद्धांत को समझा है।
तो वजन के संरक्षण की बात उसके दिमाग में है, कहीं ना कहीं वजन है जो वो मतलब सेम रहेगा। तो पहला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 74वां क्वेश्चन देखते हैं। यह पूछा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्यों में कौन शामिल नहीं होगा? तो ये विद्यालय के अंतर्गत है तो शिक्षक होगा, प्रधानाध्यापक होगा, सीबीओ नहीं होगा। सीबीओ की जगह यहाँ बीईओ लिखा हुआ है, अब इसको चेंज कर दिया, शमसा के बाद इसका नाम है जो सीबीईओ हो गया है, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो गया है नाम। तो ये है जो शामिल नहीं होगा। मतलब ये इस प्रश्न का उत्तर है, ये बाकी जो 3 ऑप्शन है वो वहाँ शामिल होंगे। आगे 75 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पूछा गया है हमसे, कोहलबर्ग अपने नैतिकता के सिद्धांत की बात कर रहा है, किस पर ध्यान केंद्रित करता है? संज्ञानात्मक विकास की बात की थी कहीं ना कहीं, तो फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा भी है, निरंतर वाला है उसमें, उसके बाद इसी लागू हुआ था, सामूहिक कार्य मूल्यांकन भी है, यानी इनमें से सभी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और 77 है, विद्यार्थियों को स्व अध्ययन का अवसर दिया जाना चाहिए, यह निम्न के सिद्धांत के अनुरूप है, किसके अंतर्गत है जो शामिल होगा? तो स्व अध्ययन है, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट है, आधिकारिक स्तर पर शिक्षण होता है। आधिकारिक स्तर पर शिक्षण की बात की गई है, तो शिक्षण है मतलब बाल केंद्रित है, कहीं अभिभावक से लेना देना नहीं है, ये बाकी चीजें छूट जाएगी, शिक्षण मतलब बाल केंद्रित। और आगे हमसे पूछा गया है, सुमेलित है मतलब कौन कौन से हैं उनको शामिल किया जाता है? तो सबसे पहले है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। अवधारणा ब्रूनर, ब्रूनर नहीं है, कभी भी ब्रूनर है जो इसमें नहीं है होगा। ये जो आप जानते हैं वाइगोत्स्की, नहीं वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की के द्वारा ये नियम दिया गया था MKO वाला। बाकी ये जो शब्द लिखा हुआ है मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अलग सा लिखा हुआ है, इसको हम जो आत्मसिद्धि भी कह सकते हैं ना, स्वयथार्थीकरण, या इसको और क्या कहा जा सकता है, आत्मसिद्धि, मतलब खुद सेल्फ एकदम सही सटीक रूप से अभिप्रेरित होकर काम करना। ये मेस्लो का है, आपको याद रखना है। ऑटिज्म है, लियो केनर का है। और क्रियात्मक पक्ष के बारे में बात की है, वो क्रियात्मक पक्ष अगर आएगा तो उसमें केवल मूल्यांकन नहीं रहेगा, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही है, ये भी गलत है। इसके अलावा जो पहला है उसमें तो हम बात कर चुके हैं, MKO में वाइगोत्स्की आता है। MKO का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब हमसे ज़्यादा जानकार जो भी हैं उससे हम मदद लेते हैं, वो वाला सिस्टम। और 80वां प्रश्न है अपना, बाल विकास के बारे में असुमेलित है, मतलब कौन सा है जो बाल विकास के बारे में सही से सुमेलित नहीं है? तो जैसे पहला है, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन 1774, पेस्टोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। बाल विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान कोमनियस ने 1628 में दिला दिया था, ये भी सही है। इसके अलावा जैसे बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनले हॉल ने चलाया था 1893, सही है। और प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिली ने 1909 में भारत में किया, भारत में नहीं किया था, शिकागो में किया था, अमेरिका का एक शहर है, क्या नाम है, शिकागो। तो वही आपको याद रखना, मतलब लास्ट वाली लाइन है जो गलत दी है, बाकी तीनों सही है। एक तरीके से नोट्स का रिवीजन जैसा हो गया ये आपके, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 81वां क्वेश्चन है, बाल विकास के बारे में असुमेलित ढूंढना है यहाँ पर। तो क्या असुमेलित है, देखो पहला है, प्रमुख अध्ययन विधि समकालीन दीर्घकालीन, सही है। गामक विकास, गति, शक्ति, सूक्ष्म स्थूल कौशल इसी के अंतर्गत है। फ्रैंक, कौशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृत्तियां हैं, फ्रैंक की लाइन है ये, विकास के खतरे नहीं होते हैं भाई, अपने खतरे होते हैं, लास्ट वाली लाइन है जो असुमेलित है, विकास के अपने खतरे होते हैं। हाँ, 82 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं, और यहाँ पर अभिवृद्धि के बारे में सत्य की बात कही गई है। विकास और अभिवृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही है। विकास वर्तुलाकार, अभिवृद्धि रेखीय, बिल्कुल ठीक है। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन को, जबकि विकास सभी परिवर्तनों को व्यक्त करता है, मतलब अब तक जो 3 लाइनें आई हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि गुणात्मक, जबकि विकास मात्रात्मक, नहीं 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 नहीं, ये है जो मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक भी होता है, तो फिर यहाँ पर हो गया ये गलत। विकास पर सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दशा का प्रभाव क्या
नहीं है, तो ये दोनों गलत है, मतलब 1 2 3 सही है, 1 2 3 मतलब चौथा ऑप्शन सही है। आगे पूछा गया है सुमेलित का, तो सुमेलित है विकास, विकास आजीवन चलता है, मतलब पहला तो गलत है। विकास अभिवृद्धि के बिना भी संभव है, बिल्कुल संभव है। अरलो क्रमबद्ध व प्रगतिशील प्रक्रिया विकास है, बिल्कुल ठीक है। विकास व्यक्ति में नवीन योग्यता और विशेषताओं को व्यक्त करता है, क्रो एवं क्रो की नहीं है ये परिभाषा, मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर चौथा है जो गलत है और पहला है वो भी गलत है। ये आना चाहिए अपना 2 और 3, मतलब कि दूसरा ऑप्शन। आगे है विकास होता है, विकास किस तरफ होता है ये देखना है। तो ये है विशिष्ट नहीं, सामान्य से विशिष्ट होता है, केंद्र से दूर सही है, सिप्लोकेडल यानी मस्तकाभिमुखी ये सही है, 2 और 3। फिर आगे है सही है, तो अधिगम और परिपक्वता विकास सही है। वंशानुक्रम वातावरण बिल्कुल सही है। विकास अपूर्वानुमेय व समान होता, समान नहीं होता है, तो ये तीसरा जो गलत हो गया। जीवन का प्रारंभ 2 कोष से नहीं होता है, यानी कि पहला और दूसरा है जो सही है। आगे हम बात कर रहे हैं वंशानुक्रम के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा है जो वंशानुक्रम के बारे में असत्य है, उसकी बात यहाँ पर हमें करनी है। तो वंशानुक्रम के बारे में जीन्स अनुवांशिकी की कोई जीन्स अनुवांशिकी की इकाई में डीएनए पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लिंग निर्धारण 23वां जोड़ा करता है, ये आपने 10th में पढ़ा भी होगा, जैसे माता है या माता कह लो और फिर पिता है उसके गुणसूत्र, तो ये 43वां जोड़ा है जो, फिर यहाँ से 43वां जोड़ा मतलब हो गया, जैसे एक्स एक्स है तो फिर लड़की और एक्स वाई है तो लड़का, इस तरह से वो लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं। डाउन सिंड्रोम में 49 गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल एक ज़्यादा होता है, इसको ओटिज्म मंगोलिज्म इस तरह कुछ शब्द यूज होता है उसके लिए। वंशानुक्रम का मानसिक विकास पर प्रभाव नहीं कह रहा है ये, यानी ये चौथा है जो वो असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वंशानुक्रम है उसका मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम का नियम नहीं है, 87 है उसमें वंशानुक्रम का नियम नहीं है, उसका हमें पता लगाना है। तो वर्ण संकरता का नियम मेंडल बिल्कुल ठीक है, बायोमेट्री गाल्टन बिल्कुल ठीक है, और बीज कोशीय की निरंतरता का नियम, बीज में यानी नाम है, ये बिल्कुल सही है। और आगे है अप्रत्यागमन का नियम, अप्रत्यागमन का नियम है, अप्रत्यागमन नहीं है, प्रत्यागमन का नियम अगर आता है यहाँ पर तो सोरेनसन बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने प्रत्यागमन का नियम दिया था, न कि अप्रत्यागमन का नियम दिया था। तो चौथा ऑप्शन है जो इसमें सही है। अब एक केवल एक अक्षर से ये प्रश्न है जो इधर उधर हो सकता था अपना एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रत्यागमन का नियम है वो सोरेनसन का है बिल्कुल। 88 नंबर में है सही नहीं है, एनास्टी वातावरण का, एनास्टी वातावरण बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ डैश लगाना भूल गए हैं यहाँ पर लिखने में, ये जो लाइन है वो ये है और ये कहने वाले का नाम है, वैसे ये तो हम जानते हैं, रोस की लाइन है ये तो। वातावरण बाह्य शक्तियां जो प्रभावित करती हैं, रोस और गाल्टन, रोस एफ गाल्टन जिनका पूरा नाम, गाल्टन भी आ जाता है कुछ जगह, तो फिर आपको ये याद रखना, मतलब ये है जो पहला ही सही नहीं है। बाकी वाटसन ने ये बात कही थी, मुझे चाहे जो बालक दे दो मैं उसको चाहे जो बना सकता हूँ, बिल्कुल सही है। वुडवर्थ वातावरण में समस्त प्रभाव जो जन्म से प्रभावित करते हैं, बिल्कुल। डीएन झा जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग वंशानुक्रम है, यानी कि ये और ये जो सही है, और ये सही नहीं है जो इस प्रश्न का और सही उत्तर है। आगे बात कर रहे हैं हम 89 में, असत्य कथन चाहिए हमें। वंशानुक्रम व वातावरण दोनों पूरक हैं, बिल्कुल। वंशानुक्रम आत्मा व वातावरण सही है, क्या बात है। पीयूष ग्रंथि लंबाई व यौन अंगों को प्रभावित करती हैं, बिल्कुल। या गेटेट लिखा हुआ, गेरेट होना चाहिए, गेरेट, गेसेल, थॉमसन व वुडवर्थ ने वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का समान महत्व दिया है, मतलब यहाँ नहीं दिया है, तो ये है जो असत्य हो गया, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 90 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पूछा गया है गर्भावस्था के बारे में क्या सही नहीं है, नहीं है पूछा गया है। तो पहला है 3 भाग बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था होती है, बिल्कुल ठीक है। भ्रूणावस्था में त्वचा, दांत, नाखून, बाल, पाचन प्रणाली, मांसपेशियां इत्यादि का निर्माण नहीं होता है, हो जाता है भाई, यानी कि यहाँ पर दूसरा है वो सही नहीं है, बस।
और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 91 है, इसमें भी सही नहीं है ही कहा गया है। तो नवजात शिशु वयस्क व्यक्ति नहीं है और लोग सही है, ये बात कही गई थी। दूसरा है, बालक को जो कुछ बनना है वो प्रथम 5 वर्षों में, फ्राइड ने कही थी, सिगमंड फ्राइड ने ये बात। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था वैलेंटाइन है, बिल्कुल ठीक है। जीवन का अनोखा काल किशोरावस्था वैलेंटाइन, किशोरावस्था के बजाय ये हैं, यहाँ पर पूरा ही चेंज कर लेते हैं इसको, बाल्यावस्था को कहा था, बाल्यावस्था। ब्रूस मेन तो बाल्यावस्था याद रखना है, ब्रूस है मेन, और इसके अलावा एक कोल नाम के विद्वान भी हुए जिन्होंने इनकी मदद की थी ये बात कहने में। तो ये आपको याद रखना, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था, कोल एवं ब्रूस। यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है अपना वैलेंटाइन जहाँ लिखा हुआ वो गलत है, सही नहीं है। 92 है, 92 में शैशवावस्था की विशेषता नहीं है ये पूछा है। तो नार्सिज्म यानी आत्म प्रेम तो होता है, सहज क्रिया का होना बिल्कुल ठीक है। नैतिकता सामाजिकता का अभाव, अभाव सही है, अभाव होता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता है जो वो विशेषता नहीं होगी, चौथा। नेक्स्ट है, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है का मतलब हो गया अतार्किक चिंतन, तो कहीं ना कहीं ठीक है। मूल प्रवृत्ति व समयों की अभिव्यक्ति, खतरनाक काल, टोली आयु तो थोड़ी बाल्यावस्था में आ जाएगा, यानी कि ये विशेषता जो शेषवावस्था की नहीं होगी। ये चारों को तुलना करने पर ये चौथा ऑप्शन है जो अलग निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट है, सत्य है, विकास अनुक्रमिक व्यवस्थित, संवेदी प्रेरक शेषवावस्था, बाल केंद्रित शिक्षा, जॉन ड्यूवी, उपरोक्त सभी सभी सत्य हैं बिल्कुल। और 95 में भी यही पूछा गया है कि कौन सा है जो सही है। तो विकास में परिपक्वता, कार्यकुशलता व वृद्धि शामिल है, बिल्कुल ठीक है। बाल विकास का ज्ञान बालक के व्यवहार को समझने में मदद करता है, बिल्कुल, इसीलिए तो बाल मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं। शारीरिक विभिन्नता की प्रकृति वंशानुक्रम होती है, ये भी बिल्कुल सही है। परवर्ती बाल्यावस्था 6 से 12 साल, बिल्कुल ठीक है, परवर्ती मतलब सही है, यानी सभी सही हो गया। आगे 96 है, 96 में भी हमसे यही पूछा गया है कि सत्य कौन सा है। तो पहला है, 3 परतों का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है, ये बिल्कुल ठीक है। समूह का सक्रिय सदस्य शेषवावस्था में समूह कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। और नेक्स्ट पूछा है, आत्म केंद्रित अवस्था से, बिल्कुल ठीक है। सीखने का आदर्श काल बाल्यावस्था, अभी हम पढ़ के आए हैं लेकिन विद्वान का नाम यहाँ पर नहीं दे रखा है, इस कारण से इसको हम सत्य नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर सही क्या होना चाहिए अपना, वैसे एक आना चाहिए, उस हिसाब से भी ये जो चौथा है वो नहीं आ रहा है, बाकी इसको मान लेते हैं। एक सही, एक ही ऑप्शन में मान रखा है, मतलब जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। वैसे सीखने का आदर्श काल है वो बाल्यावस्था को माना था, अभी हम कोल्ड ब्रूस ने माना था, वो सही है। नेक्स्ट है 97 में, प्रकृति व पोषण विवाद के बारे में क्या सही है। दोनों एक दूसरे के पूरक, बिल्कुल। प्रकृति के समर्थक वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं, ये ठीक है। पोषण के समर्थक हैं वो वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी हैं जो सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है, उसकी बात कर रहे हैं हम। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है, ये पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पर देखो, विकास है जो बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही है, पहला ही हो गया सही, कथन सही है, मतलब पहला ही सही है। विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान नहीं होती है, और केवल विद्यालय में नहीं होता है, केवल बाल्यावस्था में नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ सही है। हाँ, ये मैं जब भी पेपर हल करवा रहा हूँ तो मैंने बहुत सारे प्रश्नों में जैसे एक ऑप्शन पढ़ा और वो अगर सही है तो उसके बाद जो बात ही खत्म कर दी, मैं अगले प्रश्न में चला गया। अगर एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं, जैसे आपने पहला प्रश्न पढ़ा और पहला ही ऑप्शन है और आपको लगा कि ये बिल्कुल सही है, तो भी आपको, क्योंकि आप और अभी जब मैं यहाँ हल करवा रहा हूँ दोनों में बहुत अंतर है, आपको पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, फिर भी दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन एक बार सरसरी निगाह से ही देखो, लेकिन देखना जरूर है। तो उसी बार ऐसे होता है कि पहले प्रश्न में जैसे हमने लाइन पढ़ी और उसका एक उत्तर है जो सही दे रखा है, फिर हो सकता है कोई दूसरा भी सही हो, तीसरा भी सही हो और चौथे में लिख रखा हो उपरोक्त सभी, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ये बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट की समस्या होती है, और आजकल है जो इंटेलिजेंट और बिना इंटेलिजेंट अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो सब बराबर है।
अगर थोड़ा कमज़ोर भी है विद्यार्थी लेकिन खूब मेहनत कर रहा है तो वो अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट को पीछे रख देगा अगर वो रणनीति से चलेगा। तो जब भी आप पेपर हल कर रहे हैं तो ये छोटी सी सलाह है। अब यहाँ तक आपने 50 मिनट है जो इस वीडियो को देखा है तो ये दे रहा हूँ मैं, लगती मजाक है लेकिन इसको अप्लाई करना है, कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा करवाएगी या फिर नुकसान होने से बचाएगी ज़रूर। 99 नंबर पे है, बच्चों में विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो अनुवांशिकता है और पर्यावरण की पारस्परिकता, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। केवल अनुवांशिकता केवल पर्यावरण और ना तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है तारुण्य विकास लहर, 15-16 साल की एज को कहा जाता है तारुण्य विकास लहर। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। इस तरह से आपके यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है कंप्लीट तो मैं इसका कोड बताता हूँ थोड़ा सा आपको, तो ठीक रहेगा। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, मतलब यहाँ कमेंट नहीं करना है, यहाँ कमेंट करेंगे तो कुछ है जो उसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पे आपको मुझे, जैसे मैंने आपको लिंक भेज रखा है उसी में रिप्लाई करते हुए आपको वहाँ पर क्या बोलते हैं, थंब बोलते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं ना डन, हैज डन, आपको लिख के कमेंट करना है। तो मैं इस बात को नोट भी करने वाला हूँ कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो 50 मिनट जब भी वो आनंद ले सकते थे ज़िंदगी का, वहाँ पर आनंद लेने के बजाय उन्होंने ये अपने जो साइकोलॉजी है उसको पूरा नहीं पढ़ा, उसके बावजूद भी पेपर है उसका आंसर की जब आई तो उन्होंने पूरा देखा था, ताकि बाद में जब रिजल्ट वगैरह आएंगे तो एक तरीके से क्रियात्मक रिसर्च के रूप में वो हमें काम दे सकती है चीज़। तो कमेंट जरूर करना, कमेंट नहीं करना मतलब हाँ कमेंट ही कह सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है हैज़ डन, इसी की रिप्लाई में, इसका जो लिंक भेज रहा हूँ मैं वीडियो का उसी के रिप्लाई में। तो यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद वैसे, और एक काम भी छोटा सा आपको बता दिया है तो ये काम कर लीजिए आप। ओके, धन्यवाद।